नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैया, अपने न पढ़ला भले बचवन के पढ़ैया। पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, और पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान। आज की तारीख में शिक्षा बर्बाद हो रही है। स्कूलों में मास्टर नहीं। अगर आप सरकारी स्कूल चले जाओ, अपने सरकारी स्कूल में इमारत ढंग की नहीं है। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बांचे। फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे। इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साथ। पूछो इन बच्चों से जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें पढ़ाई का माहौल अच्छा है कि प्राइवेट स्कूल में? तो गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? और जाके देखिए आज सरकारी स्कूल में किसके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीब के, कमजोर के, दलित के, पिछड़े के, आदिवासी के, मजदूर के, किसान के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में। आज भी कोई जादूगर बैठा है जो कहता है कि मैं फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा? ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट पूछे महफिल में है। वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल। जब शहीद आजम भगत सिंह, उनका एक लेख लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, मैं नास्तिक क्यों हूं। आजकल तो आस्था ही सब कुछ बन गई है। आप ऐसे दौर में हैं, पहले किताबों में पढ़ाया जाता था कि भगवान इंसान बन के आता है। आजकल का दौर है कि इंसान कह रहा है कि हम भगवान से भी ऊपर उठे। मैं सोचता हूं कि आज अगर 2024 में भगत सिंह होते तो क्या लेख लिख रहे होते कि बाबा साहब अंबेडकर ने चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, पे ग्रेड, ग्रेचुइटी, वेतन भत्ता, काम के घंटे कम करना और रुपीज, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज लिखा। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज करते हैं। फर्जी डिग्री लेकर नॉन बायोलॉजिकल नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर, अपने दम पर इस देश के नायक बने थे। SC, ST, OBC माइनॉरिटी को मिलाकर, गरीब, किसान, मजदूर को मिलाकर एक एकता बनाइए और आपस में तनाव और विवाद को खत्म करिए। अगर आपकी संख्या ज्यादा है ना साहब, तो अपने भाई के साथ खड़े होइए। उससे लड़ाई लड़ना, हमारे घर में लड़ाई लड़ाई जाती है और हमको लगता है कि दुश्मन कौन? हमारा भाई, और उसी से हम लड़ते रह जाते हैं। और याद रखना, हिंदू मुसलमान के नाम पर वो बांटने आएंगे, तुम इंसान के नाम पर एक रहना भाइयों बहनों। लक्ष्मण यादव, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान महोत्सव के इस आयोजन में प्रबुद्ध चेतना समिति शाहजहांपुर के निमंत्रण पर इस सभागार में मौजूद आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले किसी भी आयोजन की ये गरिमा होनी चाहिए कि जब कार्यक्रम शुरू हो तो सब लोग उपस्थित हों, लेकिन मुझे खेद है चूंकि आज ही दिल्ली से आना हुआ तो थोड़ा देर से आ पाया और बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी होगी, उन्हें नहीं सुन पाए। लेकिन उम्मीद है कि डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान महोत्सव के इस मंच पर मुझसे पहले के वक्ताओं ने इस आयोजन का मकसद जो रहा होगा वो आपसे साझा किया होगा और जिस विचारधारा की लड़ाई इस मुल्क में हजारों साल से चली आ रही है, उस विचारधारा को आपसे साझा किया गया होगा। शाहजहांपुर
जैसा कि इसके नाम से विदित है, लखनऊ वालों को पता नहीं अभी इस पर नजर गई कि नहीं, वरना इसका भी नाम बदलने की फिराक में होते। कोशिश की होगी। यहाँ सर अल्लाहगंज और खुदागंज भी कस्बे हैं। अच्छा, खुदागंज और अल्लाहगंज भी कस्बा है, उसका भी नाम बदल के क्या होगा। हालांकि आजकल नाम बदलने वाला काम थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि जो कहा गया था वो किया नहीं गया। शाहजहांपुर इसके पहले भी मेरा आना हुआ। एक बार बौद्ध समिति का आयोजन था, शायद यही सभागार था, भारतीय बौद्ध महासभा का आयोजन था। उस आयोजन में भी मैं इसमें शिरकत किया। उसके बाद एक और आयोजन राजनीतिक दल का था, उसमें भी आना हुआ। शाहजहांपुर आने पर एक बात जो सबसे पहले याद आती है, और मैं इस मंच की शोभा, बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं मंच पर, और उसमें भी ये बड़ी बात है कि इस मुल्क को औपनिवेशिक शासकों से आजाद कराने वाले जिन शहीदों ने कुर्बानियां दी, उनके परिवार से भी हमारे बीच में लोग मौजूद हैं। अशफाकुल्लाह खां जी के पौत्र। और मैं याद करता हूं कि शाहजहांपुर की क्रांति का इतिहास क्या है। वो एक शेर लिखा कि ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। खींच लाई है सभी को कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे महफिल में है। वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। वो शहादत का एक जुनून शाहजहांपुर की मिट्टी में है, जिसे सबसे पहले हम क्रांतिकारी सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और उन शहीदों की, मुझे पता चला कि ये कार्यक्रम विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ भी है। कुछ विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और हम भी जब विद्यार्थी थे, और आज भी विद्यार्थी हैं, हम ये मानते हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे, प्रोफेसर भले 14 साल रहे, बाद में कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो नौकरी छीन ली। मैं यहां खड़े होकर सोचता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर कौन सी नौकरी कर रहे थे। अगर नौकरी ही कर रहे होते तो सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं बन पाते। आज वो जनून हमारे बीच में बैठा है। तो सवाल एक व्यक्ति की नौकरी का नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से निकाला गया तो जनता ने कहा कि अब तक तो एक विश्वविद्यालय का क्लासरूम आपको पढ़ाने के लिए था, अब ये पूरा समाज तैयार है अंबेडकर, फूले, पेरियार और संविधान के विचार को गांव-गांव पहुंचाने के लिए। अब इस समाज में हम अपना काम आगे कारवां बढ़ाएंगे। और इसलिए विद्यार्थियों का, मुझे यहां आने का एक मकसद और था। जब आयोजकों ने, चाहे वो जगदीश जी हो, चाहे वो नवनीत जी हो, और तमाम लोगों ने जब संपर्क किया कि हम मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो शिक्षा की अहमियत को और समझें और मजबूती से कलम और किताब के बल पर आगे बढ़ें। तो हम लोग जब विद्यार्थी थे तो उस समय भी एक निबंध लिखने में, जो विद्यार्थी हैं उनको भी याद आ रहा होगा, तो एक स्लोगन शहीदों को याद करते हुए लगाते थे और उसमें ये कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अब मैं सोचता हूं कि चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो या अशफाकुल्लाह खां हो,
अगर उस जमाने में भी ऐसे नेता हो गए होते कि चलो दुकान पर नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, उसकी तख्ती लगाओ, तो क्या इस मुल्क को मजहब के नाम पर अगर बांट दिया जाता तो क्या अशफाक उल्लाह खां और बिस्मिल एक साथ मिलकर शहीद होकर इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहे होते? गहराई से इस बात को सोचिएगा। और आज के नौजवान जो यहां बैठे हैं उनसे मैं कुछ सवाल यहां पर जरूर रखूंगा। शहीद आजम भगत सिंह चंद रोज पहले, आज 29 तारीख है, और 1-2 दिन पहले कुछ लोग 27 नवंबर को मनाते हैं, 28 नवंबर को मनाते हैं, और कल ज्यादातर लोग मनाते हैं। और जब शहीद आजम भगत सिंह, उनका एक लेख लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, मैं नास्तिक क्यों हूं। आजकल तो आस्था ही सब कुछ बन गई है। आप ऐसे दौर में हैं, पहले किताबों में पढ़ाया जाता था कि भगवान इंसान बन के आता है, आजकल का दौर है कि इंसान कह रहा है कि हम भगवान से भी ऊपर उठ गए। अब चूंकि ये वैचारिक मंच है तो नाम हम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन समझदार को इशारा काफी। इस दौर में एक लेख जरूर पढ़ना मौका मिले विद्यार्थियों और नौजवान लोगों, एक लेख जरूर पढ़ना शहीद आजम भगत सिंह का कि मैं नास्तिक क्यों हूं। और बहुत छोटा सा लेख है, उसमें वो बता रहे हैं कि मजहब और धर्म के नाम पर जो हो रहा है वो आस्था नहीं है। मैं सोचता हूं कि आज अगर 2024 में भगत सिंह होते तो क्या लेख लिख रहे होते। एक सवाल और पूछना, शाहजहांपुर के लोगों, क्रांतिकारियों की मूर्तियों पर माला पहनाना एक बात है, लेकिन याद रखना बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माला वो भी पहना रहे हैं जो उनके विचारों पर ताला लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए भी इस खतरे से सजग रहना। वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ें आप, क्योंकि अगर डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ेंगे तो सजग हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, सवाल पूछेंगे कि वो कौन लोग थे जो बाबा साहब अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो ये जाति पूछकर स्कूल से बाहर बिठा दिया कि तुम्हारी जाति के लोग शिक्षा नहीं पा सकते। और किस्सा मिलता है कि घर लौटकर वो अपनी मां से पूछते हैं कि हमें पढ़ने का हक क्यों नहीं, तो मां कहती है कि हमारी जाति ऐसी है जिसे शिक्षा नहीं मिल सकती। बाबा साहब पूछते हैं कि कैसे पता चला कि हमारी जाति के लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा है कि शूद्रों और अछूतों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। और बचपन में बाबा साहब कहते हैं कि मां किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है ना, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें जाति देखकर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए। और उस किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसने इंसान को इंसान के बराबर बना दिया। इसलिए आज देश संविधान से चलता है। आज की तारीख में हम सब इंसान और इंसान के नाते बराबर के कद पर बैठे हैं। हमारे जैसे लोग जो खेती किसानी करने वाले परिवार में पैदा हुए, पुरखे चले गए, गुजर गए, गाय भैंस चराते, दूध बेचते और खेत में काम करते, लेकिन उनको भी गालियां मिली जाति के नाम पर। यहां हर जाति के लोग होंगे। खोजना, भोजपुरी समझ लेते हो कि नहीं आप लोग? हमारे यहां गाली बनाई गई थी, मैं अपनी जाति जोड़कर उसमें देख रहा हूं, बड़ जात बतियौला से या छोट जात लतियौला से। मतलब समझ रहे हैं? समझ गए ना? समझदार को इशारा काफी। ये काली किसने बनाई थी? किसी मुसलमान ने बनाई थी क्या? बाबा साहब अंबेडकर को स्कूल में जाति देखकर शिक्षा नहीं मिलेगी, ये किसी मुसलमान ने कहा था क्या? और जब अभी हमारे पूर्व के वक्ता सयाजी बाग का, बड़ोदरा का जिक्र कर रहे थे कि नौकरी करने गए जब बाबा साहब अंबेडकर, चूंकि आपके कार्यक्रम का विषय है डॉक्टर अंबेडकर ज्ञान महोत्सव, तो ज्ञान की बात होगी। अगर यहां कथा भागवत होती तो हम लोग प्रवचन करते और आयोजकों को इतनी मुश्किल बने उठानी पड़ती।
अभी 2 कार्यक्रम आजकल सुपरहिट चल रहा है, जिसके लिए न पुलिस से परमिशन की जरूरत है, न भीड़ जुटाने की जरूरत है, या तो कथा कराओ या ऑर्केस्ट्रा करा दो। गलत कर रहा हूं, सही कह रहा हूं? हमारा समाज कथा सुनने में और नाच गाना देखने में आजकल मशगूल है। उसे पता ही नहीं कि पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर उसकी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम कैसे बनाया जा रहा है। इस मंच पर खड़े होकर घंटों में बाबा साहब के ऊपर बोल सकता हूं, क्योंकि वो शख्सियत इतने बड़े थे और इस देश के लोगों को आश्चर्य हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर कौन थे। हम तो सोचते थे कि वो दलितों के नेता हैं, यही ना सोचते थे। यादव जी लोगों को लगा होगा कि लक्ष्मण यादव अंबेडकर के बारे में काहे बोलता है। अरे भाई, वो तो यादव वो नहीं थे, क्योंकि हमारे यहां तो सब कुछ जाति देखकर होता था ना। तो इस देश में कोशिश की गई कि पहले डॉक्टर अंबेडकर को खत्म कर दो, उन पर किताब न लिखो, उन पर पढ़ने मत दो, किसी को बात नहीं करने दो। मगर वो किसान तबके के लोगों, आप भी जानते होंगे, कुछ बीज ऐसे होते हैं ना कि बंजर जमीन पर भी फेंक दोगे तो धरती का सीना चीर करके बड़े हो गए और बटवृक्ष बन के वहां पर उजाला पहनाने का काम करें। तो बाबा साहब अंबेडकर पर आजादी के बाद किताबें नहीं मिलेंगी। 1980 में जाकर डॉक्टर अंबेडकर का समग्र प्रकाशन प्रकाशित हुआ। सोचिए, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का संविधान बना, आजादी के बाद उनको भुला दिया गया। उनको भारत रत्न कब मिला? जब इस देश में दिल्ली की कुर्सी पर समाजवादी ख्याल और अंबेडकरवादी ख्याल के लोगों का वहां शासन हुआ। तो 1990 में संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे और 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा और बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा 1990 में हुई। आजादी के 40 साल बाद, 40 साल बाद। लेकिन उनको पता ही नहीं था कि भारत रत्न देने का इंतजार नहीं कर रहे लोग 32 डिग्रियां लेकर, 4 पीएचडी करके, ओरिजिनल डिग्री लेकर के बाबा साहब अंबेडकर भारत लौटे थे। बाबा साहब अंबेडकर का एको डिग्री फर्जी नहीं थी और न भीख मांगे। भाई पढ़ाई की है ना। डॉक्टर अंबेडकर के घर में अगर नहीं हुआ क्षमता, तो अगर किसी ने फेलोशिप देकर के विदेश में पढ़ने भेजा, शाहजहांपुर के लोगों एक ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं, विदेश में कुछ लोग यहां वाले जाकर डॉक्टर अंबेडकर से कहे कि डॉक्टर अंबेडकर, भारत में जंगे आजादी चल रही है, चलिए आजादी की लड़ाई लड़ने चलते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर उस पूरी मानसिकता को कैसे खोजते हैं और परखते हैं, आज के लोगों याद रखना, तब आजादी की लड़ाई थी और आज कौन सी आजादी की लड़ाई है, उससे पहले यह सोचना कि आप आजाद हो कि आज भी गुलाम हो। डॉक्टर अंबेडकर पूछते हैं कि किससे आजादी? तो यह हुआ अंग्रेजों से आजादी। कहे हमारे समाज को क्या मिलेगा इस आजादी की लड़ाई में? अंग्रेज चले गए तो क्या मेरे समाज को हजारों साल से अपमान जो झेलना पड़ा इस देश में, तब तो अंग्रेज नहीं थे, उससे आजादी मिलेगी क्या? इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई पूरी की, सिंबल ऑफ नॉलेज बने। नौजवान विद्यार्थियों, आज की तारीख में केवल इस कार्यक्रम में केवल भाषण सुन के मत चले जाना। और आयोजकों से कह रहा हूं, जितना टाइम आप माला पर खर्च किए हैं, उतना पैसा और उतना समय पतली पतली बुकलेट इन विद्यार्थियों को बंटवाइए, घर घर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जानकारी हो। ये सारा फूल और माला शाम को मुरझा जाएगा, किताबें हमेशा ताजा रहेंगी और मस्तिष्क की गुलामी को दूर करेंगी। इसलिए कलम और किताब से रिश्ता बनाओ, वही आपको आने वाली पीढ़ियों को भी आजादी दिलाएगी। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हमारा समाज हजारों साल से गुलाम है, अंग्रेज चले जाएंगे तो क्या उस गुलामी से मुक्ति मिलेगी? और उस गुलामी से मुक्ति की लड़ाई फिर बाबा साहब अंबेडकर ने लड़ी और उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं देश के हित को चुनूंगा, अपना हित छोड़ दूंगा।
लेकिन अगर मेरे हित, मेरे समाज के हित में और देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि मेरा समाज आज भी हजारों साल से गुलामी की मानसिकता में जी रहा है। डॉक्टर अंबेडकर होने का मतलब यह है। लेकिन फिर भी मैं कह के जा रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर महान थे। मैं घंटों उनके जीवन का किस्सा सुनाऊं, बहुत पुराने लोग बैठे हैं, सब जानते होंगे। वो महान थे, अपना काम करके चले गए। आज 2024 में डॉक्टर अंबेडकर होते तो क्या कर रहे होते? सवाल यह होना चाहिए इस मंच पर खड़े होकर के। नई पीढ़ी के लोगों को यह समझाना होगा कि क्या आज डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाया जा रहा है क्या? आजकल तो ऐसे लोग हैं कि फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे। ऐसा फकीर भाई 8,000 करोड़ रुपए का जहाज पर उड़ते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5-2 लाख का चश्मा लगाते हैं। ऐसा अगर फकीर होना है तो हम तो चाहेंगे कि शाहजहांपुर के ये सारे लोग फकीर हो जाएं, मैं भी फकीर हो जाऊं और मुझे यहां से आगे बढ़ने का मौका मिले। फकीर अगर कोई था तो वो, जिसे बाबा साहब अंबेडकर अपना 3 गुरुओं में से एक गुरु मानते थे, संत कबीर, जिन्होंने कहा कि संतो मानुष तन बौराना, साच कहो तो मारन धावे और झूठे जगपतियाना, संतो मानुष तन बौराना। सच कहने पर आज आपको मारा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। आप आज खड़े होकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को क्यों नौकरी से निकाला? मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट था, विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं। और एक बात और कहूंगा कि सब भाषण में अभी आपके लिए नहीं दे रहा हूं, अभी आपके लिए बाद में दूंगा। पता चला सारा विद्यार्थी यहां से निकला और कहा बाबूजी अब इस समाज को बदलने के लिए आगे जाना, कल से स्कूल नहीं जाएंगे, क्रांति करने जाएंगे। पता चला विद्यार्थी सब चल दिया क्रांति करने। अब बाबूजी यहां से निकल गए तो उधर देखिए कि वहां वाला मंदिर में कथा हो रहा था, थोड़ा भंडारा वहां भी खा लें और फिर इधर भी चल जाएं। तो देखो भाई, अभी आपके क्रांति की उम्र नहीं है, अभी आपके पढ़ने की उम्र है। इसलिए ये वाला भाषण आपके लिए नहीं है, ये वाला भाषण उनके लिए है जो पढ़ लिख करके सक्षम हैं और यहां बैठे हैं और अपनी आंखों से अंधविश्वास और पाखंड का बाजार बढ़ते हुए देख रहे हैं। उनको भी उनके हिस्से की लड़ाई लड़ने दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर सारी पढ़ाई पूरी कर लिए तब अंबेडकर बने थे, इसलिए स्कूल छोड़ना नहीं है। अभी पूरा पढ़ाई करेंगे, करियर बनाएंगे, उसके बाद बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। इसलिए आप अपना केवल और केवल काम अभी पढ़ाई पर करिएगा। लेकिन कार्यक्रम में आए हैं तो बाबूजी से पूछिएगा घर जाके सवाल कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बोलना होता तो जय भीम वो जोर से बोल लेते हैं, आज क्या कर रहे हैं आप? सवाल ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़के जा चुके भाई, और वो ऐसी लड़ाई लड़े जिसकी वजह से हम और आप यहां खड़े। शहीद हो गए, शहीद जिनको कुर्बान होना था। लेकिन अगर वो कहीं होंगे, आत्मा को कोई माने कोई न माने, हमारे यहां एक शायर लिखता है कि आत्मा मरती नहीं, रूप बदल लेती है, धड़कन जा छिपती है इस सीने की उस सीने में। हमारे यहां बुद्धिज्म में कहा जाता है ना आत्मा है न ईश्वर है, जो है सब यही है। इसलिए सबसे पहली रोशनी अगर कोई है तो इस दुनिया को तर्कशील, प्रज्ञा, करुणा का पाठ पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध की रोशनी है, जिन्होंने तर्क और करुणा से इस देश को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। लेकिन अगर कोई आत्मा होगी भी तो सोचो, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि इनके लिए मैंने कुर्बानी दे दी और फांसी का तख्ता चूम लिया, जो आज धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं और पाखंड की कथा सुनने जाते हैं। यह सवाल आज का सवाल है। यहां घंटों बाबा साहब पर भाषण देने की जरूरत नहीं है कि बचपन में क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, किताब पढ़ लेना उसके लिए बाबा साहब की जीवनी। सवाल यह है कि बाबा साहब ने किसके लिए कहा था कि जो कारवां यहां तक लाया हूं उसे आगे ले जाना, आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, इसे पीछे मत जाने देना। बताओ, बाबा साहब का कारवां आज की तारीख में पीछे नहीं ले जाया जा रहा है, मीलों पीछे ले जाया जा रहा है भाई। इसलिए आज मैं आपको कुछ संकेत करके जा रहा हूं कि कैसे वो नुकसान और कैसे यहां पर आपके ऊपर हमला और आपके सपनों का भारत जो अंबेडकर, फूले, पेरियार का था, उसे छीना जा रहा है। बात शिक्षा की है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सुबह 2 घंटी बजेगी एक मंदिर की,
और एक विद्यालय की। तुम्हें चुनना होगा कि तुम किस घंटी की तरफ जाते हो। अगर इस देश में जितनी भीड़ कथा भागवत और पाखंड सुनने जाती है, आजकल नया नया सब बाबा आ गया है मार्केट में, देख रहे हैं, ऐसा बाबा सब है, ऐसा पाखंड बताता है। एगो बाबा है पर्ची बनाता था ऐसे लेकर के, समझना आप लोग। हम लोग हंस भले रहे हैं लेकिन चक्कर में हमारे लोग भी खूब हैं उसमें। अभी कहिए तो हाथ उठवा के दिखाया जाए कितना लोग कलावा बांधे हैं, इसलिए पोल खुल जाएगी भैया। इसलिए यहां भाषण सुन के आज जोर से जय भीम बोलना कौन देख रहा है? यहां से निकल के फिर उधर वो भी देवता खुश, वो भी देवता खुश, काहे नाराज किसी को करे? जब क्रांति होगी तब देखा जाएगा। आजकल तो ये हो रहा है ना। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, एक बात मेरी बहुत बहुत गौर से समझिएगा, मेरा निवेदन है। मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, मैं कई बार ऐसे मंचों पर जाता हूं तो विनम्रता से एक बात कबूल करता हूं। इसी मंच को देख लीजिए और अपने को देख लीजिए। मेरी जितनी उम्र नहीं होगी उतनी उम्र संघर्षों में दे देने वाले लोग हमारे सामने बैठे होते हैं। इसलिए हम इनके सामने न कोई विद्वान है न कोई बड़े हैं, हम वही धूल हैं जो अंबेडकर फूले पेरियार की विरासत से उड़ते हुए चले आ रहे हैं और हमसे पहले से लड़ाई चली आ रही। वो एक गाना सुना है कि नहीं? कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए ये नहीं है कोई लड़ाई कि हमने लड़ाई शुरू की है, लड़ाई हमसे हजारों साल पहले से चली आ रही है और हजारों साल बाद तक चली जाएगी। इसलिए यह कार्यक्रम इस विचारधारा की लड़ाई को आगे ले जाने का है। इस कार्यक्रम की मकसद क्या है? एगो आदमी आया और गया, कहा कि मैं, अब छोड़ दीजिए इधर उधर की बात करूंगा तो पता चला आयोजकों पे मुकदमा हो जाएगा। दूठो आजकल मुकदमा बड़ा आसानी से होता है। तो मैं रेफरेंस लेता हूं महात्मा ज्योतिबा फूले का, तो बात भी चली जाएगी। अब मुकदमा करना होगा तो फूले पे करना, हम पे कैसे करोगे? जिसकी मूर्ति पर माला तो तुम भी पहनाते हो जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है। तो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और आज ही वहां महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले की मूर्ति का अनावरण किया गया। और वहां अनावरण जब हुआ तो मैं सोच रहा था कि उसमें जिन लोगों की सरकार है, गुलामगिरी का पाठ करने लगो वही लोग मुकदमा लगा के अगर तुमको कह दे कि भावना आहत ना हो गई तो कहना, क्योंकि उसी गुलामगिरी में लिखा है, एक लाइन पढ़ दें कि कोई मुख से पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा था। अच्छा, दुनिया में इंसान एक तरफ पैदा होता है, एक देश भारत है जिसमें कोई मुख से, कोई भुजाओं से, कोई पैर से। इट्स हैपन ओनली इन। इसलिए भैया इसका पोल किसने खोला? गुलामगिरी। रेफरेंस बता रहा हूं, अपने से मत लिखिएगा, मैं नौजवानों को भी कह रहा हूं, फेसबुक पर ट्विटर पर कोई ऐसी बात मत लिखना जब, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मुकदमा हो जाए, मुकदमा हो जाएगा तो कोई संगठन और कोई आदमी तुमको बचाने नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात को, क्योंकि आजकल लड़ाई लड़ने वाले लोगों में सब चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो, अशफाक उल्लाह खां पैदा हो, लेकिन हमारे घर छोड़ के पड़ोसी घर में हो। ये बताइए ईमानदारी से सही है कि गलत है? आपका बेटा, आपका बेटी अगर पढ़ने के लिए एक सवाल पूछने के लिए चला जाए तो आप कहोगे आंदोलन से दूर रहो, तुमको पढ़ाई करने नौकरी के लिए। यहां आके कहेंगे अंबेडकर बनो, अंबेडकर के विचार को जानो। अंबेडकर बनने का मतलब यह है कि 4-4 बच्चे कुर्बान हो गए, परिवार बर्बाद हो गया, तब कोई जाकर कोई अंबेडकर बना। जिससे किसी ने पूछा कि आप अपना परिवार नहीं बचा पाए, उन्होंने कहा ये करोड़ों लोग मेरा परिवार हैं, उस परिवार की छाती बचाकर डॉक्टर अंबेडकर चले गए। और हम सारे लोग क्रांति कर रहे हैं। मैं भी अपने को शामिल करके कह रहा हूं, बाहर नहीं हूं मैं भी बहुत दिन तक अपनी नौकरी किया, लेकिन जब बात आई कि नौकरी चुनोगे कि अपना जमीर और खुददारी चुनोगे, तब मैंने कहा कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। इसलिए यहां पर किताब, किसी ने, बहुत सारे लोगों का फोन आने लगा कि आपकी लिखी हुई किताब बड़ी लोकप्रिय हुई है, प्रोफेसर की डायरी। मैंने कहा विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, आयोजकों से पूछा, उन्होंने कहा किताब भिजवाइए। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी किताब है खरीद के पढ़ना, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज की तारीख में शिक्षा बर्बाद हो रही है। स्कूलों में मास्टर नहीं है। अगर आप सरकारी स्कूल चले जाओ, अपने सरकारी स्कूल में इमारत ढंग की नहीं है। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बांचे,
फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, मिनट मिनट पर बरसा कर बेबस बच्चों पर 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के साचे। ये पीड़ा लिखी है हिंदी के कवि ने। सरकारी स्कूल में चले जाओ आप और देखो वहां पर शिक्षा का क्या माहौल है। बताइए, आपको नहीं पता कि शिक्षा कैसी है यहां पर? आज कलम और किताब खतरे में है, और कलम और किताब का आलम यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला इसी उत्तर प्रदेश में हुआ, और आप कहते हो कि 85% है। हम कहां 85%? 85% किस जगह पे है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 85% आप हैं SC ST OBC, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला लड़के लड़ते रह गए, लाठी से लाठी मार खाते रह गए। कांवड़ लेने जाओगे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा, नौकरी मांगने जाओगे लाठी बरसाई जाएगी। फर्क आप सामने देख लो यहां पर। और आज भी हाई कोर्ट ने कह दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, आरक्षण नहीं मिला है। आरक्षण जब नहीं मिला है तो उस आरक्षण के नहीं मिलने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ओबीसी का। ओबीसी का आबादी कितने? 52%। आरक्षण मंडल कमीशन में कितना मिला? 27%। मंडल कमीशन क्या कहता है? 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। और आबादी 52% कब की है? 1931 के जनगणना की है। 1931 के बाद जनगणना ही नहीं हुई। आधी आबादी इस देश की किसकी? ओबीसी। अहिर, गडरिया, कुर्मी, पासी, तमाम जातियां, पासी तो खैर अब शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं। 3743 जातियां हैं। आज तक जाति जनगणना नहीं करा पाए। सच बताओ, करा पाए क्या? नहीं। आंदोलन कोई चल रहा है इस देश में कि जाति जनगणना होनी चाहिए? आबादी है आपकी कितनी? 52%, 31 के मुताबिक। बाबा साहब अंबेडकर क्यों ओबीसी के लिए भी नायक हैं, इस बात को यहां से जानिएगा। संविधान बनने के समय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी पता थी। 1931 के जनगणना में ओबीसी की भी पता थी, लेकिन ओबीसी की जातियां आइडेंटिफाई उस तरह नहीं थी, क्योंकि तब लोगों को पता ही नहीं था। ओबीसी लोगों को तो लगता है ना कि हम शूद्र थोड़े हैं, हम तो भाई छत्री हैं, क्या हैं, ये हैं, वो हैं, कहते हैं ना। आजकल आप लोग भी आजकल जानते होंगे, बहुत सारे यादव जी लोग, अरे हम तो किस्सा सुनाते हैं भाई। जब बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, तो दिल्ली से नारा चलाते थे लोग कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी या भैंस चरावे राम नरेश। ये बताओ, सोच के बताओ, ये नारा और ये गाली किसी मुसलमान ने दी थी क्या? रोज आपको समझाया जा रहा है, रे हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमानों से खतरा है, तो ये गाली किसी मुसलमान ने बनाई? किसी अंग्रेज ने बनाई? इसका मतलब कोई अपना था जो हमारे ऊपर गाली दे रहा था। अहिर, गणेरिया, कुर्मी, चोर, अधर सारे का टंगरी तोड़। कौन बनाया ये गाली? अहिर का पहला नाम है। अब बाकी कहावत अगर चले जाए, पुराने लोग बैठे हुए हैं, अब गांव में जरा पूछ लेना, हर जाति को अपमान देने वाली गाली इस देश में है कि नहीं है? हर जाति को। किसकी घुटने पे बुद्धि होती है, किसकी होती ही नहीं। किसका चेहरा देख लो तो जतरा बिगड़ जाता है। बताओ आज गांव में खत्म हो गया कि है? सच सच बताना, गांव में है कि नहीं है? गांव में जाति खत्म हो गई। तो जब इतना जाति में बटे रहेंगे तो फिर इतना लोगों का 85%, 90% कहो, कहां है आप 90% भाई? और कौन गाली दिया था आपकी जाति के नाम पर? भूल गए? और आज आपको धर्म के नाम पर लड़ाने वाले तैयार हैं। अभी एक व्हाट्सएप मैसेज चले, दंगा कराना आज की तारीख में आसान हो गया है भाई। गलत कर रहा हूं तो बताओ, बहुत आसान हो गया। 2 मैसेज झूठा भेज दो, आपके घर के बच्चे निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि मोबाइल पर रील्स देखने में वो भी यही देख रहे हैं, हमारी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। अरे आपकी झोपड़ी के भाग तब खुले जब बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लागू हुआ था, उसके पहले आपकी झोपड़ी के भाग नहीं खुले थे। और जब तक कलम और किताब नहीं हाथ में लोगे,
उस आखिरी झोपड़ी का भाग नहीं खुलेगा। अगर वो खुलेगा तो शिक्षा से खुलेगा, कलम और किताब से खुलेगा। इसकी कहानी सुनने के लिए प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा। मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं और यह बताना मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं बाबा साहब की जीवनी यहां नहीं बताने आया हूं कि बाबा साहब ने यह किया। अरे किया उन्होंने, हम और आप क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में नहीं बता पाए। और बाबा साहब जो लड़ाई आरक्षण बचाने की, इतनी मुश्किल से यह लड़ाई देकर गए कि आरक्षण ले लो। इस्तीफा दिया बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट से। 3 कारण बताए, जिसमें से पहला हिंदू कोड बिल और दूसरा था ओबीसी को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए कमीशन गठित करना था। वो कमीशन सरकार नहीं गठित कर रही थी। इससे नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। आजकल सब पूरा समाज बेच करके मंत्री बनने चले जाते हैं। कोई स्टूल मंत्री बन रहा है तो कोई टूल मंत्री बन जाता है। अच्छा बताइए, इतना बड़ा घोटाला हुआ, कोई बोला? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, इसी उत्तर प्रदेश में हुआ। एक को मंत्री इस्तीफा दिया, अब वोट मांगने के आएगा तो कहेगा हम तुम्हारी जाति कहां है, हमको वोट दे दो। पूछना, जाति अगर बची है और जाति बचाओ तो अपनी रोटी और बेटी के समय जाति बचाओ, वोट डालने के समय जाति मत देखना, वरना आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी अगर वोट का सौदा आप जाति के नाम पर करते रहो। सीधे से बात कह के जा रहा हूं। कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी को दिखाकर जंगल की लकड़ियों को समझाया जाता था कि कुल्हाड़ी का साथ दे दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी तो तुम्हारे बीच की है। जंगल की लकड़ियां लकड़ी देख करके उसका कुल्हाड़ी का साथ देने लगी और पूरा जंगल साफ हो गया। आपकी जाति बड़ी नहीं होती है, विचारधारा बड़ी होती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न पिछड़े थे, न दलित थे, न अल्पसंख्यक थे, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद का नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इसलिए हम कहते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक न्याय आंदोलन के हमारे नायक हैं। उस समाजवादी नारे को आगे बढ़ाया समाजवादियों ने कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। नई पीढ़ी को सच सच अपने अपने घर जाके पूछेगा, एक को इतिहास याद है? हम बच्चों को तो आईएएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, और यहां आके कहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत कैसे बनेगा। मेरे भी परिवार में यह दिक्कत है भाई, लेकिन कहां से फिर शुरुआत होगी? कोई तो जिम्मा ले, कोई तो आगे आए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये जो ओबीसी को कमीशन नहीं बना, इसके नाम पर इस्तीफा हम देंगे। कमीशन बना, काका कालेलकर कमीशन बना, उसके में कोई जाति के नाम पर आपको अधिकार नहीं मिल पाया। मंडल कमीशन बना। ओबीसी समाज के लोगों, इतिहास याद रखना, कहें कि सबसे ज्यादा खतरा आपके साथ है। ओबीसी के सबसे बड़े लोग आज की तारीख में जातियों में बटे हैं। जातियों की संख्या कितनी? 3743। 3743 जातियों को ओबीसी की यूनिटी में बांधा गया। तो बाद में कुछ लोग आए, कहे ओबीसी का सारा मलाई तो 2-3 जातियों ने खा लिया है। बताओ सही मुद्दा है कि गलत है? यह झूठ इस देश में बोला गया कि नहीं कि ओबीसी का सारा मुद्दा 2-3 जातियों ने खा लिया है, और अब इन जातियों को बांट दो, और बांटने के बाद जो बचेगा उसको आगे बढ़ाने की लड़ाई अब उनको बांट के लड़ी जाएगी। और हम आप बट गए, यादव खा गए सारी मलाई। सच सच बताओ, कहते हैं कि नहीं गौवा में सब? यादव जी लोगों की यह हाल है कि यहां से चंद किलोमीटर दूर है फर्रुखाबाद है। अब पूरा पूरा बस्ती पर बुलडोजर चल गया, कोई रोकने वाला? मारे सब जाएंगे। अगर कोई चोरी करेगा, लूटेगा, और उसमें 4 लोग हैं, अगर एक की नाम मंगेश यादव है तो गोली मारकर इनकाउंटर कर दिया जाएगा, और दूसरा कोई और जाति का है तो उसको सरेंडर कराया जाएगा। बताइए ये उसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये कड़वी बात आज कहने की जरूरत है कि नहीं? तो आज अंबेडकर आएंगे ये वाली लड़ाई लड़ने। शिक्षा बिक रही है, पूरे देश को अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। शिक्षा में कलम और किताब महंगी की जा रही है, तो अंबेडकर आएंगे ये वाली लड़ाई लड़ने? बताओ ना भाई, आप सोचो, सोना खरीदने जाओगे 4% जीएसटी,
गाड़ी खरीदने BMW के जाओगे 8% जीएसटी, कलम किताब खरीदने जाओगे तो 18% जीएसटी देना पड़ता है। जिस देश का राजा अनपढ़ होता है वो कलम और किताब पर भी टैक्स लगा देता है। और मैं राजा कह रहा हूं, इसलिए इस बात का संबंध किसी भी आदमी से नहीं है। ये कभी एक जमाने की बात है। आज हमारे सामने खतरा है कि शिक्षा बिक गई। पूछो इन बच्चों से जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें पढ़ाई का माहौल अच्छा है कि प्राइवेट स्कूल में है? सोच के बताओ आप। प्राइवेट स्कूल में है? गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है क्या? और जाके देखिए आज सरकारी स्कूल में किसके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीब के, कमजोर के, दलित के, पिछड़े के, आदिवासी के, मजदूर के, किसान के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल में। केवल मिड डे मील, और वो में कबो छिपकली मिलला, कबो कीड़ा। गलत कर रहा हूं? मिर्जापुर में एक पत्रकार ने मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाई जा रही थी, उसका रिपोर्टिंग कर दी, FIR हो गया था। आजकल यहां है, बाद में भले अगर वो पत्रकार मुख्यमंत्री बन जाए तो अपन कुल मुकदमा वापस ले ले। समझदार को इशारा काफी। तो इसलिए मैं कहना यह चाहता हूं, कहना केवल यह चाहता हूं कि आज सच बताओ, पत्रकारों को ऊपर बंदिश है, कलम और किताब पर बंदिश है। सच खबर अगर आप दिखा देंगे तो शाम तक नोटिस आ जाएगा, कहो भैया पत्रकारिता ना करे के कहा। गुलाम हुए कि नहीं हम? आप और हम नौकरी करते हैं, और पूछिए जितने लोग हम लोग नौकरी करते हैं, क्या जहां नौकरी करते हैं वहां बोल सकते हैं क्या? शाम को एक नोटिस आ जाएगी या किसी झूठे मामले में आप फंसा दिए जाएंगे। आपका ही साथी, कोई दलित होगा, कोई पिछड़ा होगा, आपका साथ नहीं देगा। बताओ गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? इसलिए एकजुट होने का वक्त आ गया है। एकजुटता के 2-3 फॉर्मूले यही कहूंगा, ज्यादा भाषण देने का कोई मतलब नहीं। पहली गुजारिश मेरी आपसे है, पहली गुजारिश, अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में बताइए कि कोई गौतम बुद्ध हुआ तो उन्होंने क्या बोला था। जब उनसे पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कुछ लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कह रहे हो तो सच मत मान लेना, सच वो मानना जो तुम्हें सच लगे। इसलिए मुझे तथागत बुद्ध का सबसे प्रिय वाक्य कोई लगता है तो अपदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। किसी व्हाट्सएप पर मत जाना, खतरे में न धर्म है और न मंदिर मस्जिद, खतरे में बाबा साहब का संविधान है, क्योंकि यह संविधान बचेगा तभी धर्म बचेगा। सच बात है कि नहीं? धर्म के नाम पर जितने राष्ट्र दुनिया में बने, आज उनकी हालत देख लो। बाबा साहब का संविधान कहता है मुसलमान मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, जो करना है उसको पूरी छूट। जो हिंदू बन के मंदिर जाए वो अपना पूजा करे, उसको उसकी पूरी छूट। और संविधान कहता है बौद्ध विहार में कोई बौद्ध जाए, कोई जैन अपने यहां जाए, कोई सिख गुरुद्वारे में जाए, सब अपने अपने धर्म को माने और कोई किसी को ना माने और नास्तिक होकर के कबीर के विचारों पर चले। 3 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए 1956 में। आज भी हम उन्हें याद करते हैं। हम अपने बाप दादा को, अगर दादा परदादा गुजर गए, किसी को याद करते हैं? क्योंकि कोई वैसा काम किया ही नहीं। कभी कभी मन आया तो वही 2-4 ठो पिंडा चढ़ा देते हैं और वहीं से मान लेते हैं दादाजी तक पहुंच गया। आगे चुटकुला सुने, सब इन लोगों ने लिखा है। एक आदमी गया, पिताजी दादाजी गुजर गए, पिताजी के पास गया, कहा कि आत्मा उनकी ऊपर कहीं है तो कैसे मुक्ति होगी? तो कहा गाय उनको गौदान करेंगे, और मैं झूठ बोल रहा हूंगा तो मुझे रोक देना। ये होता है कि नहीं गांव में? गौदान करेंगे तो उनकी पूंछ पकड़ करके वो, यादव जी लोग भी आए हुए हैं कि नहीं? हाँ, पूंछ पकड़ाते हैं ना। अच्छा आप सुनिएगा, और जानकार लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं। हर समय देखिए, हर समाज में पाखंडी भी हैं और प्रगतिशील लोग भी हैं। इसलिए कभी किसी समाज को यह मत कहिएगा कि ओबीसी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर जिस दिन इस देश का ओबीसी अगर दंगाई बन गया तो इस देश को फिर कोई बचा नहीं पाएगा। इस देश के बहुसंख्यक लोग दंगाई नहीं हैं, पाखंडी नहीं हैं, बस वो चुप रहते हैं और बाकी लोग जो जोर से हल्ला मचाते हैं उन्हीं का लगता है कि वही जिंदा है। सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इस दुनिया में अच्छे लोगों की ज्यादा तादाद है। तो उन्होंने कहा कि अगर गाय दे दिया, लेके चला गया। कैसे गाय जाएगी उन तक? हम है ना धरती पर उनके अवतार। और ज्योतिबा फूले ने लिखा है भाई,
मैं रेफरेंस देके बताऊंगा, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर उसके बाद कुछ दिन आए बाद कहे कि दादाजी की आत्मा कैसी है? कि बढ़िया है, ऊपर नई गाय मिली है, बढ़िया दोनों टाइम दूध पी रहे हैं और खूब मस्त है। कहा कोई दिक्कत? कहा एक दिक्कत है, उनके सोने में परेशानी होती है, एक चारपाई अगर नई मिल जाती। तो कहा अच्छा कैसे जाएगी चारपाई? कहा मैं आप हमको देंगे और हम चारपाई गई नई लेके चले गए। तीसरी बार आए तो कहा दादाजी, कहा एकदम बढ़िया दोनों बेला, अब तो दूध दही घी सब हो रहा है, चारपाई पर बढ़िया सो रहे हैं, नींद आती है, बस थोड़ा बाजार रोज सुबह शाम जाने में दिक्कत होती है, वो साइकिल अगर मिल जाती तो दोनों बेला बाजार कर लेते। जैसे पिताजी धर्म के लिए एकदम डरे हुए आदमी, अच्छा क्योंकि जिंदा में पिताजी को पूजे नहीं तो मरने के बाद नहीं चढ़ाओगे। उसके बाद जाकर के नई साइकिल लेके देने। तभी अचानक एक बच्चा बीच में, उनका पोता जो था ऐसे ही विद्यालय में पढ़ने वाला, कहा रुको पिताजी, जो आपने गाय साइकिल और चारपाई भेजी वो तो दादाजी तक पहुंची ही नहीं। वो आदमी खड़ा हुआ, कहा कैसे पता तुमको नहीं पहुंची? तो कहा देखो दादाजी ने चिट्ठी लिखी है कि बच्चों तुमने जो गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और जो साइकिल भेजी थी हमको नहीं मिली। वो आदमी और गुस्से में खड़ा होकर कहा कि ये चिट्ठी तुम्हारे पास किस रास्ते आई है? तो वो बच्चा खड़ा होकर बोला उसी रास्ते जिस रास्ते तुमने गाय भेजी थी, चारपाई भेजी थी और साइकिल भेजी थी। बताओ दुकान बंद हो जाएगी कि नहीं? जिस दिन तर्क होने लगे, एक बार जादू दिखाने वाला गांव में आया। मेरे पिताजी कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। जादूगर ऐसे झोले में से मिट्टी उठाया और जमीन से मिट्टी उठा के 2 बार फूफा किया और पैसा बना दिया, 10 रुपए के नोट। उसके बाद जब जाने लगा झोला लपेट करके तो कह रहा सब लोग 10-10 रुपए झोला में डालो। हमारे पिताजी उसका झोला पकड़ के बोले कि जब तुमको मिट्टी से पैसा बनाने की कला आती ही है तो भीख मांग के क्यों गुजारा कर रहे हो? बैठो अभी बनाओ, आधा तुम रखना आधा हमको भी दे दो, तब जाकर के जादू लेके जाओगे। जादूगर झोला उठाकर, आज भी कोई जादूगर बैठा है जो कहता है कि मैं फकीर आदमी हूं, झोला लेके चल दूंगा। हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा? बताओ सच सच बोलो। बैंक बिका कि नहीं? बिका कि नहीं? प्राइवेटाइजेशन हुआ कि नहीं? तो प्राइवेट चीज अच्छी है कि सरकारी चीज अच्छी है? बताइए। सरकारी में नौकरी में ओल्ड पेंशन स्कीम थी कि नई में है? सरकारी में मेडिकल लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, मैटर्निटी लीव है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दिलवाया था। महिलाओं को यह बात बताने की जरूरत है कि बाबा साहब अंबेडकर ने चाइल्ड केयर लीव, मैटर्निटी लीव, पे ग्रेड, ग्रेचुइटी, वेतन भत्ता, काम के घंटे कम करना और रुपीज, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज लिखा। इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। फर्जी डिग्री लेकर नॉन बायोलॉजिकल नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर, अपने दम पर इस देश के नायक बने थे। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, सरकारी चीज अच्छी है कि प्राइवेट चीज अच्छी है? मेरे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी करते थे और एक को कांवड़ ढोने नहीं जाते थे। आज मेरे गांव में 15 लोग कांवड़ ढोने जाते हैं और सरकारी नौकरी कोई नहीं करता, क्योंकि सब बेरोजगार बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं है और नौकरी की चिंता तो हमें है नहीं। इसलिए पाखंड और अंधविश्वास में हमको फंसाया जा रहा है। समाजवादियों का नारा हुआ करता था, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए, अंबेडकरवाद और समाजवाद की लड़ाई इस देश की 100 साल की है कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। ये नारा हमारे देश का था, ये आइडिया ऑफ इंडिया का नारा था। सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, क्योंकि सब कुछ सरकार में बैठकर होता है। फर्जी मुकदमा कराना हो या घर घर स्कूल पर खोलना हो, सरकार। इसीलिए मान्यवर कांशीराम ने नारा दिया था, बाबा साहब अंबेडकर के नारे को आगे बढ़ा करके, कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। लेकिन 90% लोगों, सच बताओ आज हम गुलाम बन गए कि नहीं है? हमारा कहां सरकार है? लेकिन वोट हमारा लेकर के हमारे खिलाफ वहां नियम बनते हैं कि नहीं? किसानों का कानून हमारे खिलाफ,
नौकरी 45 साल में सबसे कम है। ये जितने बच्चों को आप अभी लैंप देकर के प्रेरित करेंगे, आप इन बच्चों का इंटरव्यू यहां पर करिए। बच्चे बड़े होकर अभी बोलेंगे कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, हमको वकील बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस में जाना है, हमको पुलिस में जाना है। और बच्चे से पूछिए कि इसकी पढ़ाई जहां करने जाओगे उसकी फीस कितनी है। आज उसकी फीस, आज से 10 साल 15 साल पहले जिसकी फीस, इसीलिए प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा। इस प्रोफेसर की डायरी में किस्सा मिलेगा, 4000 जिसकी फीस थी आज की डेट में 4 लाख हो गई है। ऐसे बनेगा अंबेडकर के सपनों का भारत। जिसके जेब में 4 लाख रुपया होगा उसी का बेटा बेटी ना डीएम एसपी बनेगा। कोचिंग में एडमिशन देने के लिए पैसा नहीं होगा, घर बेच के दोगे आप। अब तो कोई आपके यहां राज्य में पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री होता तो एक आध लैपटॉप बंटवा देता कि जाओ बच्चों लैपटॉप लेके पढ़ाई कर लो। आजकल क्या बंटवा रहा है सब? 5 किलो अनाज, पेट भरा रहे और हमारा गुणगान करते रहो। बताओ 5 किलो अनाज पर गुलाम हो गए कि नहीं? फ्री में अगर देना था तो शिक्षा फ्री में देनी थी। समाजवादियों का नारा था रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। मुफ्त में दवाई और पढ़ाई देना चाहिए था। और आजकल पता चल रहा है सब दवाई महंगी। आज अस्पताल यही शाहजहांपुर का सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों देख लेना। जिसकी जेब में पैसा है उसका प्राइवेट अस्पताल में अच्छा इलाज होगा। और गरीब अगर आप हैं, खांसी से मर जाइएगा साहब, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। बताओ सही है? इंसान के जान की कीमत बची है क्या? कोरोना आया था, कुत्ते नोच रहे थे, कफन भूल जाते हैं हम लोग। क्या पूछ रहे थे कि हिंदू का खून चढ़ेगा कि मुसलमान का चढ़ेगा? ऑक्सीजन किसका कौन देगा? इसलिए आज आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जा रहा है और आप भी मगन है उसी में। धर्म बचाना है, कहां बचाना है भाई? शिक्षा बचानी है ताकि आने वाली पीढ़ी गुलाम न पैदा हो। इसलिए प्रोफेसर की डायरी जाते आते पढ़िए और लोगों को पढ़ाइएगा कि अगर कलम और किताब ही नहीं रहेगी तो आपका बच्चा डीएम और एसपी बनेगा कैसे रे भाई? मंत्र जपने से। महात्मा कबीर ने लिखा कि मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। जब मैं जोगी कह रहा हूं तो कहीं और मत सोचिएगा। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माय और मनवा तो 34 फिरे ऐसा सुमिरन नाय। और धोखे और पाखंड में हमारे लोग सबसे ज्यादा फंस गए। और हमारे लोगों को जाति जनगणना पता नहीं, जाति जनगणना पे आंदोलन खड़ा होना चाहिए, वो आंदोलन नहीं है। शिक्षा बचाने का आंदोलन खड़ा होना चाहिए, वो आंदोलन नहीं है। तो केवल जय भीम बोलने से, जय मंडल, जय समाजवाद, जय संविधान बोलने से संविधान नहीं बचता है। इस बार तो उत्तर प्रदेश वालों को थोड़ी बधाई देना बनता है कि जो लोग कहते थे अब की बार 400 पार, इसी उत्तर प्रदेश ने रोक दिया। वरना संविधान बदलने की तैयारी थी कि नहीं? आप बताओ, संविधान बदलने की तैयारी थी कि नहीं? गलत कह रहा हूं? लेकिन उत्तर प्रदेश वालों ने आधा रथ रोका है, अभी आधा रथ रोकना बाकी है। इसलिए चूंकि राजनीति तय करती है। आप सही सही बताओ, यूरिया 40 किलो के बोरिया में मिलेगी कि 50 किलो बोरिया में मिलेगी? निर्णय कौन लेता है? सरकार लेती है कि नहीं? अब विद्यार्थियों से पूछता हूं मैं, आपकी फीस कितनी होगी इसका निर्णय कौन लेता है? सरकार। आपके सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा इसका कौन निर्णय लेता है? सरकार। आपको पढ़ करके आगे फीस कितनी मिलेगी, दवाई कितनी मिलेगी, सरकारी अस्पताल में कितना रुपया में पर्ची बनेगी, इसका निर्णय कौन लेता है? ये तो शाहजहांपुर है। गन्ने का दाम कितना होगा ये कौन तय करता है? जोर से बोलिए। उसमें लोग शामिल होते हैं। जब सब कुछ सरकार तय कर रही है तो बताओ सरकार को हम तय करें कि नहीं तय करें? इसलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। आज बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया के सपनों को मिलाकर, अंबेडकरवाद और समाजवाद को मिलाकर, 90% लोगों को मिलाकर, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को मिलाकर, गरीब किसान मजदूर को मिलाकर एक एकता बनाइए और आपस में तनाव और विवाद को खत्म करिए। मेरा आखिरी में, चूंकि वक्त मैंने बहुत ले लिया, जाते जाते एक वादा आपसे लेना चाह रहा हूं। अगर आपकी संख्या ज्यादा है ना साहब, तो अपने भाई के साथ खड़े होइए। उससे लड़ाई लड़ना, हमारे घर में लड़ाई जाती है और हमको लगता है कि दुश्मन कौन? हमारा भाई, और उसी से हम लड़ते रह जाते हैं। हम एक सूत्र आपको जीवित पितृका व्रत कहते हैं। माताएं अपने पुत्रों के उम्र लंबी होने के लिए व्रत रखती हैं। इधर भी है क्या? अच्छा, वो नहीं है तो कड़वा चौथ होगा। मैं उसको कड़वा चौथ बोलता हूं।
अब उसमें क्या है, पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी व्रत रखती है। अरे भाई, तो पत्नी की लंबी उम्र के लिए पति काहे नहीं व्रत रखता? अब सोचना है बात ना। एक हमारे मित्र हैं तानसेन जी, बैठे हुए हैं, और इन लोगों का पूरा चेतना की लड़ाई यही थी कि पहले हम सोचे थे कि इस साल से पत्नी का करवा चौथ वाला व्रत रुकवा देंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी बंद हो जाएगी, तो हो सकता है कुछ हो जाए। 10 साल हो गया, अब न करवा चौथ का व्रत है और न हमको कुछ हुआ है। हम तो आज भी ऐसे ही हैं, डरा डरा के अपना दुकान चलाया जाता है। डर की दुकान है ये। अगर डरोगे तो डराने वाले और डराएंगे। हमारे एक मित्र ने गाड़ी खरीदी, 4 व्हीलर। तो गाड़ी खरीदने तो सामने एक आदमी आ गया, कहा कि करवा लीजिए इसका। कहे क्या? कहे पूजा। कहे उससे क्या होगा? तो कहे जो बुरी बलाएं हैं वो टल जाएंगी। तो कहा कि अच्छा उसके बाद क्या होगा? कहे कुछ दुर्घटना नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, इससे हम थोड़ा सा आरती पूजा कर देंगे। तो दो एजेंसी वाले को बुलाया, कहा कि इसका इंश्योरेंस किए हो? तो कहा हाँ। तो कहा कितने का? 25,000 रुपए का, 3 साल का। तो कहा उसको वापस कर दो, इनकी थाली में ही इतनी ताकत है कि अगले 3 साल अगर कुछ होगा तो उसका खर्चा हम इनसे लेंगे। पलट के देखे तो थाली सहित वो आदमी, गारंटी है किसी चीज की? तो जब कोई बात की गारंटी ही नहीं है तो उसके चक्कर में अपना भविष्य क्यों बर्बाद करना? उस पैसे को बचाकर अपने बेटा और बेटी को शिक्षा दिलाइए, कलम किताब दिलाइए, पढ़ाइए, और किसी जरूरतमंद भूखे को रोटी दे देना, उससे बड़े पूजा और उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। और याद रखना, हिंदू मुसलमान के नाम पर वो बांटने आएंगे, तुम इंसान के नाम पर एक रहना। भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, आपसे कह के जा रहा हूं, वो जातियों को जातियों में लड़ाएंगे। मैं आपसे कहने आया हूं कि हाथ से श्रम करने वालों, एक रहना, तभी जाकर के एकता में ही ताकत है। और एक रहोगे तभी आपकी सरकार बनेगी, तभी आपके बच्चों का भविष्य बचेगा, तभी अंधविश्वास और पाखंड से बचोगे। और थोड़ी हिम्मत तो और करना, अगली बार इससे बड़ा कार्यक्रम कराइए, भाषण मत कराइए। और 500 बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे निकले उनको मंच पर बुलाइए और उनको माइक पकड़ाइए, उनकी प्रतियोगिता कराइए, उनके फीस किताब कॉपी का जुगाड़ करिए। मुझे लगता है उससे बढ़िया कार्यक्रम और दूसरा नहीं होगा। इसके लिए मैं आपसे जाके कह रहा हूं कि कलम की ताकत क्या होती है। इस कविता के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और बच्चों से कह के जा रहा हूं। भोजपुरी की कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैहा। समझ पा रहे हैं? नून रोटी खा के भले जिंदगी बीतैहा, अपने न पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया। नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैया, अपने न पढ़ला भले बचवन के पढ़ैया। पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, और पढ़ा लिखा भैया कलमिया में जान बा। कलम से ताकतवर आज की तारीख में कुछ नहीं। ये तमाम लोग मंच पर बैठे हैं कलम की वजह से बैठे हैं, लेकिन एकजुट नहीं रहेंगे। इंजीनियर साहब अभी बैठे हैं और बता रहे थे ऑफिस में आजकल इतना भेदभाव हो रहा है, न प्रमोशन में रिजर्वेशन, न हमें हक मिल रहा है, और लेटरल एंट्री आ रही है। चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म, संविधान खत्म, प्राइवेट में सारी नौकरी बांट दिया, 5 किलो अनाज दे रहा है कि जिंदा रहो, और पूरे देश को अंबानी अडानी के हाथों में बेच दिया। आपके घर में बेटी की शादी होने में कर्जे में डूब जाते हैं, और जिन उद्योगपतियों को बांट दिया, पूरा देश बेच दिया, कि उसके बेटी की शादी 3 महीना हो रही है। बताइए गलत है कि सही? भारत बटा है कि नहीं? हम गरीबों, कमजोरों, मजलूमों, किसानों, मजदूरों को एक करके इंकलाब के लिए शाहजहांपुर की धरती से ऐलान करते हैं कि आज एकजुट हो जाओ कलम और किताब बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए। ये लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। शाहजहांपुर की क्रांतिकारी धरती को इसी शेर के साथ मैं सलाम करते हुए विदा लूंगा कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। सोच के जाना आप। मैंने प्रोफेसर की डायरी किताब लिख दी कि 14 साल बाद एक गोल्ड मेडलिस्ट को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो उनकी आरएसएस की गुलामी करना स्वीकार नहीं किया, इसलिए नौकरी से निकाला। कल को आपके बच्चे वहां प्रोफेसर बनने जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, तब क्या करोगे?
खंडहर बनाए जा रहे हैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय ताकि आप गुलाम पैदा हो आपके बच्चे। मैं आपसे प्रोफेसर की डायरी लिख करके यही कहना चाहता था, पढ़ना उस किताब को अभी आज जाते हुए लेकर के जाइएगा कि अगर स्कूल कॉलेज में बर्बादी इतनी हुई तो फिर पढ़ेंगे कहां बच्चे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो गुलाम पैदा होंगे कि नहीं? तो किसी को तो लड़ना था ना। और इसीलिए मैंने ये लड़ाई लड़ी कि ये लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे, और कोई हमारा कसूर नहीं, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था, इसलिए मैं जाके कह रहा हूं कि यार मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने की खातिर जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद और समाजवाद जिंदाबाद।